प्रोग्राम बदे मुकाबले में खुशामदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ टास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले इसहाक डार की IMF को धमकियां काम ना आई, हुकूमत का गरीब अवाम पर एक और वार, 170 अरब रुपए के टैक्सेस का मजीद बोझ डाल दिया गया, मिनी बजट असम्बली में पेश, नए टैक्सेस के निफाज से माशी बहरान मजीद संगीन होने का खतरा। इसके अलावा बात करेंगे इसहाक डार की जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी शहबाज हुकूमत को ले डूबी, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पीपल्स पार्टी के वज़रा इकॉनमी बेहतर करने के मौके जाया करने पर फट पड़े। जिनेवा में डोनर से 9 अरब डॉलर्स के ऐलान कराए, वजीर खजाना ने इस मामले को कैश करने में कोताही कैसे बरती, सैलाब तबाही से फायदा उठाने में नाकामी पर बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद, नून लीगी वज़रा एहसन इकबाल, साद रफीक इसहाक डार की पॉलिसीज के खिलाफ निकले, मिफ्ता इस्माइल को काबीना से निकलवाना डार को कैसे महंगा पड़ा, काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर दूसरी बार एक्सटेंशन लेने की कोशिशों का एतराफ कर दिया, जबकि जनरल बाजवा ने इमरान खान की मुलाकातों की रिकॉर्डिंग्स का भांडा फोड़ दिया। नए इंकशाफात के जनरल बाजवा पर क्या असरात हो सकते हैं और ओवरऑल इसके क्या असरात होंगे, इस तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन तजिया कार काशिफ अब्बासी साहब, उनको वेलकम करेंगे। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ साहब जी, काशिफ साहब बताएगा कि आज सारा दिन जो कुछ होता रहा अदालतों में, जिस तरह की जजेस इंतजार करते रहे और जिस तरह से इमरान खान साहब पेश नहीं हुए, क्या हालात देख रहे हैं? इमरान खान की गिरफ्तारी आपको एक मंतकी अंजाम इस तमाम सिचुएशन का नजर आ रहा है, और अगर ये गिरफ्तारी होती है तो क्या हुकूमत इसको अफोर्ड कर सक रही है इस तरह की सिचुएशन में, और क्या ये गिरफ्तारी अदालतों के कहने पर होगी, हुकूमत के ऊपर से थोड़ा सा इसका लोड जो है वो कम हो जाएगा? देखिए, जो आपने पहले कहा ना कि इंतजार कर रहे थे जजेस, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने पिछले 3-4 महीने में तो किसी केस की पेशी में वो अदालत में पेश नहीं हुए, हमेशा इस्तीफा मांगी है, और उसके ग्राउंड तो बड़े हम सब जानते हैं, जो उनके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, उनको गोलियां लगी। मुझे ये जवाब उनकी तरफ से दिया जा रहा है। वैसे तो व्हील चेयर पे भी जाया जा सकता है, बिकॉज ही इज नॉट, वो उस तरह की बीमारी नहीं है, गोलियां हैं तो वो व्हील चेयर पे जा सकते हैं। बल्कि वो तो जब पिंडी का जलसा हुआ था फौरन बाद उधर भी आए थे। ये लीगल स्ट्रैटेजी जरूर लगती है तरीके इंसाफ की कि केसेस को लटकाया जाए, जितना खींच सकते हैं खींचे। वो अपनी टीम को भी ये कहते हैं कि खींचे केसेस को, लंबा करें, और जब तक आप जानते हैं कि जब तक खुद पेश नहीं होंगे, पर भी जुर्म आयद नहीं होगी, केसेस चलना मुश्किल होंगे। तो ये एक लीगल स्ट्रैटेजी का हिस्सा उनका अदालत में ना जाए, लेकिन उनको जाना चाहिए। लेकिन तरीके इंसाफ तनकीद करती रही, आपने पिछले चंद सालों में देखा है हमारे पॉलिटिशियंस पे जब केस बनते हैं, बिल्कुल उनकी कमरों में दर्द निकल आते हैं, उनकी तबीयतें खराब होती हैं, उनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वो तमाम पॉलिटिशियंस जो अस्पतालों में ज्यादा टाइम गुजारते थे और जेलों में कम टाइम गुजारते थे, इस बुनियाद उसके बाद जब रिहा होते हैं या जमानत के बाहर आते हैं, किसी को मैंने दोबारा अस्पताल में एडमिट होते नहीं देखा। तो ये सब की लीगल स्ट्रैटेजी और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी होती है। मेरा ख्याल खान साहब की भी गिरफ्तार हो सकते हैं, प्रियम तो नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल चैटर है इस्लामाबाद का, जो बाप है इस्लामाबाद की, वो तो यही है कि इमरान खान साहब नायब भी होंगे, गिरफ्तार भी होंगे। हुकूमत की कोशिश तो यही है कि वो ऐसा हो। अब देखते हैं कि आगे होता क्या। अच्छा काशिफ साहब, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसकी आप कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी है और इसकी एक हाइप भी बनी हुई है, माहौल भी बना हुआ है, तो उस गिरफ्तारी के बाद का जो मंजर है वो क्या होगा? वर्स्ट केस सिनेरियो क्या देखते हैं आप? अगर इमरान खान गिरफ्तार हो जाते हैं, कैसे लगेगा ये मुल्क? देखिए, अगर वो गिरफ्तार होंगे तो उनका वोटर सपोर्टर मेरा ख्याल है ज्यादा मिलिटेंट है बाकी पोलिटिकल पार्टीज के मुकाबले। बाकी मियाँ साहब अंदर थे, मुझे याद है ख्वाजा आसिफ साहब एक दफा मेरे प्रोग्राम में उन्होंने बात कही थी। उन्होंने कहा जी ये सारे लोग मियाँ साहब से ये भी कहते हैं, वो भी कहते हैं एक दफा अस्पताल से जेल जाना था तो हमने कॉल दी कि लोग आए सड़कों पर एहतजाज करने के लिए। ना 150-200 बंदा भी बाहर नहीं निकला, या 500 बंदा भी बाहर नहीं निकला। नंबर मुझे याद नहीं, मैं बहुत छोटा नंबर देखे, इतने लोग भी बाहर नहीं आए। ये भी आप नून पीपल्स पार्टी को भी देख लें, जरदारी साहब हों, दूसरे लीडर्स गिरफ्तार हों, तो लोग नहीं प्रोटेस्ट करते। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान साहब का वोटर सपोर्टर है ज्यादा मिलिटेंट है। किस हद तक सड़कों पे आएगा मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सड़कें भर जाएंगी, लेकिन यह है कि उनका रिएक्शन उससे बहुत ज्यादा होगा जो मियाँ साहब की गिरफ्तारी के बाद फॉर एग्जाम्पल हुआ।
ये तो बात तय है कि जो भी जेल जाता है, और अगर खान साहब का ग्राफ तो वैसे ही उनको जब से निकाला गया हुकूमत से उनका ऊपर गया है, अगर उनको जेल में डालेंगे तो उनका ग्राफ मजीद ऊपर जाएगा, जो कि बहुत सी पॉलिटिशियन जो है, खुसूसन पीपल्स पार्टी इस चीज के ऊपर भी अपना व्यू देती रही है कि अगर आपने उसको मजीद मकबूल करना है तो आप उनको अंदर डाल दें। आप अंदर डाल भी दें तो उनको ज्यादा अच्छा अंदर रख नहीं सकेंगे। अगर इस तरह के केस में कोई जमानत मनसूख करके गिरफ्तार कर लिया, कितना अच्छा अंदर रख लें। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया का प्रेशर है, उनके वोटर का प्रेशर है, मुझे नहीं लगता उनको ज्यादा देर अंदर रख सकते। उसका फायदा इमरान खान साहब को होगा, पीडीएम को तो उसका नुकसान ही नुकसान है। लेकिन मुझे ये लगता है कि उनका वोटर सपोर्टर अमूमन बाहर निकलता है ज्यादा, बहुत ज्यादा इस दूसरी पार्टियों के मुकाबले में ज्यादा बाहर निकलता है। सो अगर तरीके साहब की सेकंड ईयर लीडरशिप कॉल दे एहतजाज की, उनको सड़कों में बुलाए, उनको प्रोटेस्ट में बुलाए, तो उसका वो प्रोटेस्ट ज्यादा होंगे। मेरा ख्याल है ज्यादा लोग इमरान खान साहब के लिए, बहुत ज्यादा लोग प्रोटेस्ट करने कंपेयर टू अदर पार्टीज डायरेक्ट। या काशिफ, आपने बड़ा तफसील से सारी चीज़ें बताई हैं। आप क्योंकि साहब ज़रा क्लोजली इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, अगर देखा जाए खान साहब के पिछले साल से अप्रैल के महीने से, मैं आपका एक इस पर ओवरव्यू चाह रहा हूँ। खान साहब के जो फैसले थे, आप उनको कैसे देखते हैं? उन्होंने पहले आके कौमी असम्बली तोड़ी, फिर अपनी हुकूमत तोड़ी, फिर उसके बाद वो आगे इस्तीफे दे के बाहर आ गए जब उसको अदालत ने उनको रिस्टोर किया असम्बली को, फिर पंजाब असम्बली तोड़ी, फिर केपी के तोड़ी। अब उनको इलेक्शन नहीं मिल रहे और अब उनकी तमाम पार्टी मुश्किल में है, खुद भी मुश्किल में। तो अब खान साहब कहते हैं कि जनाब नहीं, मैंने वापस पार्लियामेंट जाना है, फिर वहाँ पे इस्तीफे अपने वापस लेने के लिए पहुँच गए। अब कहते हैं नहीं, यहाँ पर भी हम नहीं रुकेंगे, अब हम जेल जाएंगे सारे। तो हाउ डू यू व्यू दैट कि एक बड़े पॉलिटिशियंस को, जिनकी इतनी बड़ी पार्टी है, ये जो सारे फैसले किए हैं, तो आपको लगता है कि सारी चीज़ें अगर उन्होंने ठीक की, उनके अंदर कहीं पे सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी होगी कि यार हमने एक पेस रख दिया और कहीं पे हम थोड़ा सा बैठ के रेस्ट करने को तैयार नहीं है, बिल्कुल एक होता ना, एक उस पैक्ड एक उसके एक्शन में जा रहे हैं। अब वो सारे कहते हैं कि हम तो उसमें जेल में जाएंगे, पार्लियामेंट से निकल गए, घर से भी निकल गए, अगला ठिकाना वो कहते हैं हम जेल में बैठेंगे। रोहन साहब, इसका जवाब देने से पहले मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ। बड़े सीनियर एक पीटीआई के लीडर है केपी से, उन्होंने मुझे बात कही जब 25 मई को इमरान खान साहब आ रहे थे। अब टॉकिंग टू बात हो रही थी क्या होगा, कैसे होगा, तो फैसलों की बड़ी बात होगी। तो मुझे एक वाकया सुना, उन्होंने कहा जिस दिन इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने फैसला किया कि असेंबली से इस्तीफे देने, मुझसे कहा गया, या जाहिर है पहले चंद लोगों में उनसे कहा गया कि आप अपना मशवरा दें। उन्होंने कहा जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ठीक है, मैं उनके साथ। जब वो इजलास खत्म हुआ तो हम बाहर निकले, मुझसे बहुत से सीनियर लोगों ने आके कहा ये आपने क्या किया, आपको व्यू देना चाहिए था। ज़ाहिर बहुत से लोगों का ख्याल था कि असेंबली से नहीं बाहर आना चाहिए जी। उन्होंने कहा देखें जी, मैं एक पिछले 10-12-15 साल जितने अरसे से भी इमरान खान साहब के साथ हूँ, मैंने एक चीज देखी कि इमरान खान जो करता है आखिर में जाके वो फैसला ठीक हो जाता है। तो मैंने उससे लड़ना छोड़ दिया। हम अपनी पॉलिटिक्स अप्लाई करते हैं, हम अपनी लॉजिक अप्लाई, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस अप्लाई करते हैं, बस वो जो करता है वो ठीक हो जाता है। ये मैं आपको कोट अनकोट वाक्य बता रहा हूं जो उन्होंने मुझे सुना। अब आ जाए जरा फैसलों के ऊपर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फैसले। देखिए फैसला ठीक है या गलत है वो तो हाइंडसाइट में हम फैसला करते हैं। जब किसी वक्त हमें कोई फैसला गलत लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल जिस दिन असेंबली तोड़ने का फैसला हुआ, कुछ दोस्तों को मैंने फोन किया पीटीआई के, उन्होंने वो किसी के घर बैठे थे, किसी नए एक साबिक वजीर थे, ये किस किस्म का फैसला है? आप इतनी साइजेबल चंक ऑफ अपनी सीट्स कैसे छोड़ सकते हैं कौमी असेंबली? कौमी असेंबली एक फोरम है, जैसा हमारा हमेशा से होता है कि एक बड़ा अहम फोरम है, इसको बड़े अच्छे तरीके से ऑपोजिशन इस्तेमाल कर सकती है। और ये बात उस वक्त हुई, मेरा ये व्यू था कि नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद जब आपने देखा उसी रात को हम उधर बैठे थे, मुझे याद है रमजान था, तारी उधर ही बैठे बैठे सारों ने फैसला किया तारी इधर ही करते हैं। और तारी के बाद लोगों ने वीडियोस देखनी शुरू की कि किस तरह लोग पाकिस्तान पूरे में मुख्तलिफ बड़े शहरों में बड़े साइजेबल नंबर से बाहर आ गए, जो कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड था सारों के। तो ये जिस तरीके से बाद में देखें आप, मैं तो ये बड़े क्लियरली कहता हूँ कि जब इमरान खान साहब हुकूमत में उनका आखिरी दिन था, वो एक बड़े गैर मकबूल पार्टी बन गए थे। लेकिन आप ये देखें कि अगले चंद महीने में, 2-3 महीने के अंदर अंदर वो बीट मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान, और वो साबित उन्होंने किया। चाहे पंजाब के जिम्मी इलेक्शन हो, जो 11 सीटों का इलेक्शन हुआ, नहीं आप इसको काशिफ इस तरह देख सकते हैं कि इमरान खान साहब के वाइज फैसलों को की बजाय उनके जो अपोनेंट थे वो इतने नाहल थे, इतने निकम्मे थे, उनकी टाइमिंग इतनी ख़राब थी, उनकी कैलकुलेशन इतनी बुरी थी कि उन्होंने उस वक्त हुकूमत ली जब इमरान खान साहब का अपना जहाज़ डूब रहा था। सो आप समझते नहीं है कि इमरान खान साहब के फैसलों की उससे ज़्यादा जो अपोनेंट्स हैं
उनकी नलायकी, उनकी नहली, उनकी क्रेडिबिलिटी ऑफ कोर्स इट्स वेरी वीक। तो उसका ज़्यादा फैक्टर है। एक तो चीज़ इस पर कमेंट कीजिएगा। और दूसरा, अगर ये हम मान लें कि इमरान खान साहब के सारे फैसले एंड पे ठीक निकलते, तो फिर जिस असम्बली को तोड़ा उन्होंने, जिससे वहाँ से निकले, तो फिर कुछ दिन पहले हम देख रहे थे वो वहाँ गए हुए थे जनाब कि हमने वापस आना है। उन्हें आगे एहसास हुआ कि हमसे गलती हुई, अपना फैसला उन्होंने गलत माना। तो बाद फैसले तो गलत भी निकलते हैं, जिसकी शायद मेरा ख्याल है वो बाद में उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि उनके सारे फैसले ठीक निकलते हैं। मैंने तो आपको सिर्फ एक वाकया सुना है, और मैंने इस वाकये का बुनियाद मैं ये जो बताना चाह रहा था वो ये कि फैसले के बाद 4 महीने 6 महीने बाद हाइंडसाइट में फैसला होता है कि वो फैसला ठीक था उस वक्त या गलत था। आप उस वक्त तो कोई भी पार्टी, कोई भी शख्स, जब भी आप किसी सिचुएशन में होता है, आप एक फैसला उस वक्त के हालात और वाकयात देखकर करते हैं कि मुझे लगता है ये ठीक है। लेकिन 6 महीने वक्त फैसला करता है कि वो फैसला ठीक था या गलत था। बहुत से फैसले गलत होंगे। मैंने तो वैसे आपको एक, क्योंकि मेरे ज़हन में ये जो आपने सवाल पूछा, पहली चीज जो वाकया आया, मैं कब आपको वाकया सुना दूं। लेकिन बहुत से फैसले गलत भी होते हैं। सब पॉलिटिकल पार्टीज के फैसले गलत होते हैं। मैं नून के सबसे बड़े लीडरों में से 2-3 में से एक के पास साथ बैठा था जब ये नो कॉन्फिडेंस आ रही थी। मैंने उनसे कहा, मैंने मुझे समझ नहीं आ रही आपकी पॉलिटिक्स क्या है, बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कोई भी पॉलिटिक्स, उस वक्त उनको लग रहा था कि हम ठीक फैसला कर रहे हैं। उनका ख्याल था इमरान खान अनपॉपुलर हो गया, इस वक्त अगर गिरा देंगे तो दोबारा उठ नहीं सकेगा। उसके बाद हम सारे होंगे और हम अभी हुकूमत करेंगे बाद में इलेक्शन के अंदर। अगर उस वक्त वो इलेक्शन करवा देते तो एक अच्छी अक्सरियत के साथ शायद आ सकते थे, मुमकिन होता कि वो जीत जाते। लेकिन वक्त ने ये फैसला किया कि उनका वो फैसला उस वक्त का गलत फैसला था। इमरान खान साहब के बहुत से फैसलों को देखकर आप कह सकते हैं, मैंने आपको कहा नेशनल असेंबली से इस्तीफों का फैसला मुझे तो समझ नहीं आया था उस वक्त कि क्यों कर रहे हैं वो। उस पर जूरी स्टिल आउट के वो उनको एक वक्ती फायदा मिल सकता था असेंबली में वापस जाने का, कि अगर वो एतमाद का वोट लेने का कहें शहबाज शरीफ साहब को और वहां पर एक पार्टी अलहदा हो जाए, तो कम से कम जो मुनहरिफ अरकान है तहरीक इंसाफ के, वो नहीं वोट डाल पाएंगे क्योंकि ये अपना पार्लिमानी लीडर बदल सकते हैं। तो आपको याद हो, आई एम सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, जावेद चौधरी साहब के कॉलम में जो हमने पढ़ा, यही मशवरा तो उनको जनरल बाजवा साहब ने दिया था कि एक्सीलेंसी अभी मैच ओवर नहीं हुआ, पहला मैच है, टेस्ट बाकी है, आप ये पार्लियामेंट से इस्तीफा ना दें, कल को आपकी हुकूमत भी बन सकती है। सो उनको 6-8 महीने बाद जनरल बाजवा साहब का उनको मशवरा था इमरान खान साहब को, वो तो ठीक था फिर, और इसलिए वो वापस भी गए पार्लियामेंट में अपने इस्तीफे वापस लेने के लिए। देखिए, मैंने जो आपको वाकया सुना है कि मैं तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वुज़रा से, जब हम बहुत सारे वुज़रा वहां बैठे थे, मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल ज्यादा लोग इस बात से इत्तेफाक कर रहे थे कि इस्तीफे देने का फैसला गलत। तो ये खाली जनरल बाजवा नहीं थे, पार्टी के अंदर एक बहुत साइजेबल चंक था जिसका ख्याल था कि हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए कौमी असेंबली। लेकिन क्योंकि आपको पता पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह काम करती हैं, अगर खान साहब ने फैसला कर लिया था तो फिर सारों को फैसले की पर चलना भी था। लीडरशिप फैसले करती है ना, आपने कितने बार देखा कि ये इख्तियार हमने लीडर के हाथ में दे दिया। हर बड़े फैसले के बाद एक सीसी की मीटिंग होती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, और वो कहता है कि ये फैसले का इख्तियार हमें लीडर के हाथ में दे दिया, और लीडर अकेले ही फैसला करता है कि मैंने क्या करना। इस केस में भी इमरान खान साहब का फैसला था, लेकिन पार्टी उससे बंद कमरों में डिसएग्री कर रही थी, लेकिन ज़ाहिर है वो कुछ कर नहीं सकते थे। सो ये अब थोड़ा सा एक और साइड पे ज़रा आपको लेकर आते हैं। आज मैं उनका सुन रहा था, शाहिद खकान अब्बासी साहब का, साबिक वज़ीर आज़म है, तो उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं आमिर मीर साहब के शो में। तो वो ये कहते हैं कि जनाब कि मेरी जनरल बाजवा साहब से मुलाकात नवंबर 2018 में हुई थी। उस वक्त मेरा ख्याल इमरान खान साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अब ये मुझे नहीं पता कि उनकी ये जो मुलाकात हुई थी जनरल बाजवा साहब की, वो इमरान खान साहब के नोटिस में थी या नहीं थी, या वही जैसे खुफिया मुलाकातें होती हैं उसी तरह की होती हैं। वो कहते हैं मिफ्ता इस्माइल और ख्वाजा आसिफ भी मेरे साथ थे, ये उस वक्त की बात कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जनाब के जनरल बाजवा साहब जो हैं वो एक्सटेंशन लेना चाहते थे। अब ये शाहिद खकान अब्बासी साहब से कमिंग फ्राम हिम इट मीन्स अ लॉट। अब तक तो एक उसमें थी ना, सोर्सेस से हम सुन रहे थे, आपने कहा, मैंने कहा, किसी ने कहा, जी फलां ने कहा। अब तो साबिक वज़ीर आज़म कह रहे हैं जो पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं। आपका इस पर क्या टेक है सर? देखिए जी, मैं जो नून लीग वालों से बात हुई, जिस वक्त सारे लंदन जा रहे थे बार बार, तो सब कह रहे थे कि एक्सटेंशन में बात हो रही है। शाहिद साहब को ये भी बताना चाहिए था जब उन्होंने कहा कि मियां साहब के बाद मैं सबसे ऊंची आवाज था कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, तो ये भी बता देते कि कौन कौन सी आवाज थी जो कह रही थी कि एक्सटेंशन होनी चाहिए और दे दे एक्सटेंशन। ट्रू। उसमें उस वक्त के वजीर आजम साहब क्या फरमा रहे थे, क्योंकि देखिए तो नवंबर का मामला है ना, एक्सटेंशन तो नवंबर का काम है। तो ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो लोग लंदन गए, बार बार गए, जिसमें वजीर आजम साहब भी शामिल थे, बहुत से दौरों से वापसी को वो लंदन रुक जाया करते थे,
तो ये बार बार ये कहा गया मियां साहब को, और ये पार्टी की हायरार्की, जो सीनियर हायरार्की थी पाकिस्तान में, उनमें से अक्सरियत का ये ख्याल था कि एक्सटेंशन दे देनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो बाजवा साहब की मुलाकातें हुई इमरान खान साहब से, और बाद में इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन का जो कहा कि बाजवा साहब को अप्रैल तक चला ले, 6 महीने की एक्सटेंशन कर दें, उधर से भी थोड़े से मामला खराब हुए कि फिर एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। लेकिन मियां साहब का आपको पता ही है, पुराना व्यू है ये कि एक्सटेंशन नहीं देनी किसी को। वो लास्ट टाइम भी राहिल शरीफ साहब के केस में एक्सटेंशन की बड़ी कोशिश की गई, उन्होंने एक्सटेंशन देने से इनकार किया। तो मियां साहब का व्यू तो हो सकता ही है, क्योंकि हिस्ट्री तो एग्री करती है। ये काशिफ, इसमें वो ये कह रहे हैं, बड़ा जो इंपॉर्टेंट बात है, शायद खकान अब्बासी साहब वो कहते हैं मेरी दूसरी ये मुलाकात, पहली मुलाकात नवंबर 2018 में हुई, फिर 4 साल बाद वो ये कह रहे हैं कि मेरी भी उसके बाद दूसरी मुलाकात जो है वो ये नवंबर 2022 में हुई है, मतलब अभी हुई है, जब ये उसी महीने आर्मी चीफ ने नए आर्मी चीफ का तकर्रुर होना था, या एक्सटेंशन होनी थी, तो उसी महीने वो कहते हैं मेरी उनसे फिर मुलाकात हुई है सर। लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट बताया उन्होंने कि मुलाकात किस कॉन्टेक्स्ट में हुई, ये क्यों नहीं मुलाकात हुई, इसका कॉन्टेक्स्ट वो खैर उन्होंने मेरे उसमें इस वक्त मुझे नहीं आ रहा। और दूसरी बात सर इसके साथ वो ये है, जो आप बात कह रहे हैं ना इसके साथ वाले एक्सटेंशन के साथ वाली, तो उसमें उन्होंने ये इंकशाफ जो किया है कि जनाब बाजवा साहब एक्सटेंशन चाहते थे। सवाल ये है कि जनरल बाजवा साहब तो अमेरिका में कह चुके थे कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, वो मैसेजिंग भी ड्रॉप कर चुके थे, तो बाजवा साहब क्यों एक्सटेंशन लेने में इतने इंटरेस्टेड थे जब एक दफ़ा फैसला कर चुके थे कि आपकी दफ़ा मैं नहीं लूँगा? इससे तो ये लगता है कि आखिरी दिन तक वो कोशिश कर रहे थे कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाए, और ये शायद खकान अब्बासी साहब कह रहे हैं सर। देखिए ये, और शायद ठीक कह रहे हो, जो कि कम से कम मुस्लिम लीग नून के दूसरे लीडर्स भी जो बताते हैं बात, तो वो सारे एक ही कह रहे हैं कि वो एक्सटेंशन लेना चाहते थे। देखिए इतनी ताकतवर पोजीशन से आप, ये जो भी हमारे लोग ताकतवर पोजीशन से आते हैं, किसी का घर जाने का दिल नहीं करता, पहली बात तो ये है। अच्छा काशिफ, आई वुड जस्ट ऐड इन कि जो दूसरी मुलाकात है उस हवाले से उनका ये भी कहना है कि मैंने जनरल बाजवा को ये मशवरा दिया कि इससे आपको और इदारे की साहब को बड़ा नुकसान होगा अगर आप ये एक्सटेंशन लेते हैं, तो प्रॉब्ली इट वाज अबाउट एक्सटेंशन, या उसमें यही मामला डिस्कस हुए। और इसका मतलब ये भी हुआ काशिफ कि वो जो मुलाकात की कि वो शायद खकान अब्बासी साहब का क्लाउड यूज़ करना चाहते थे कि आप नवाज शरीफ साहब पे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करें कि मुझे एक्सटेंशन दें। इससे तो ये लगता है, और ये कहते हैं मैंने मना किया कि आप माने। वो मुमकिन है कि तमाम तर अब एवेन्यूज जो मुस्लिम लीग नून के हैं वो सारे इस्तेमाल करना चाहते हों, इस वजह से शायद मुलाकात हुई हो। लेकिन उनके बहुत टेकर्स बहुत सारे थे रोस्ता, बड़े सीनियर लोग मुस्लिम लीग नून के, शहबाज साहब लोगों को भेजते थे, जब उनकी नहीं चली तो दूसरों को भेजते थे कि वो जाके बात करें मियां साहब से कि एक्सटेंशन दे दें। तो ये कोई ढकी छुपी बात मुस्लिम लीग नून के हल्कों में तो नहीं है, ये वाकई एक्सटेंशन लेना चाहते थे, और ये बात लंदन में बारहा हुई, लेकिन फिर आखिर में फैसला हुआ कि नहीं करनी, एक्सटेंशन नहीं देनी है। उसकी वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, एक तो ये हो सकती है कि शायद मियां साहब ने फैसला कर लिया हो, दूसरा ये भी कि जैसे मैंने आपसे कहा कि इमरान खान साहब की मुलाकात के बाद और उनके बयान के बाद कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी चाहिए, उनका हो ये ना हो दूसरी तरफ डील कर ली हो, उधर कोई मामला तय हो गए हो, और ये ना हो कि हम एक्सटेंशन दें और उसके बाद जिस तरह खान साहब की हुकूमत गई, हमारी हुकूमत भी घर चली जाए। तो कुछ भी अप्रीहेंशन हो सकते हैं जिसकी वजह से एक्सटेंशन ना। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन काशिफ, लास्ट क्वेश्चन सर, इमरान खान साहब ने आज अपनी तकरीब में बात की, जनरल बाजवा साहब ने जो कहा था उनके सामने आई थी कि मैंने इमरान खान साहब की बहुत सारी गुफ्तगू टैप की है जिसमें नवाज शरीफ को रगड़ा लगाएं, इनको जेलों में डालें, जो इस तरह की चीज़ें आप लोग को भी पता है वो सामने आई हैं। तो खान साहब ने आज कहा है कि जनाब ये तो एक क्राइम है कि अगर मेरी गुफ्तगू इस तरह की टैप की गई है, जुर्म है एक तरह का। डू यू थिंक कि खान साहब अगर वापस आते हैं तो वो जनरल बाजवा साहब पे इस तरह का केस चलाएंगे जैसे नवाज शरीफ साहब ने जनरल मुशर्रफ पे केस किया था? रीजनिंग में भी डिफरेंट, केस की नेचर में भी डिफरेंट, लेकिन माजी में नवाज शरीफ साहब ने मुशर्रफ साहब पे केस किया था, वो आपको याद है, बगावत का। अब आप समझते हैं कि इस तरह की चीज़ इमरान खान साहब अगर पावर में आते, जितने ज़ाती मसले हो चुके हैं दोनों के दरमियान, नॉट इज़ बिकम ए पर्सनल, अगर नॉट ए बिजनेस एनी मोर, तो खान साहब के केस कर रहेंगे इस पे? आज की उनकी टोन से तो ये लग रहा था। लेकिन राहुल साहब, इसमें जो मियां साहब वाला केस है ना, वो भी अगर आप उसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे हुआ कैसे जी, ये फैसला मुस्लिम लीग ने कर लिया था कि हम इस केस को परसू नहीं करेंगे, और एक टीवी प्रोग्राम में बड़े सीनियर लीडर ने, मैंने बड़ी कोशिश की उसका क्लिप निकालने की, वो मिला नहीं हमें। उन्होंने कहा कि एक तरफ घर को आग लगी और नलका खराब हो तो आप घर की आग बुझाएंगे या नलके के पीछे जाएंगे? उन्होंने कहा ये हमारा मसला नहीं है जी, आप बहुत ठीक करना है, ये आर्टिकल 6 हमारा मसला नहीं है। आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक केस में आर्टिकल 6 के बारे में इनसे कहा कि हमें लिख के बताए वफाकी हुकूमत, क्योंकि आर्टिकल 6 का मुकदमा वफाकी हुकूमत की मर्जी के बगैर
नहीं हो सकता। उन्होंने कहा हमें बताए वफाकी हुकूमत को उसने केस करना है या नहीं करना। वहां पर एक ऐसे प्रेशर में आ गई मुस्लिम लीग नून कि आप ये तो नहीं कह सकते कि हमने नहीं करना। ज़ाहिर है वो पॉलिटिकल गुफ्तगू तो और चीज होती है, लेकिन जब अदालत ने पूछा तो वहां पर ऐसा लगा कि मुस्लिम लीग नून का हाथ ये आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाने का, वरना ये नहीं था कि आर्टिकल 6 की चीजें या प्रोसीडिंग्स खुद मुस्लिम लीग नून की जानिब से इनिशिएट कर दी गई। एक इमरान खान साहब पे आ जाए, देखिए ये देखना होगा कि इमरान खान साहब वापस आके किस माइंडसेट के साथ आते हैं। अमूमन छोड़ते नहीं है लोगों को जी। सो लार्जली तो लगता ही है कि वो कुछ ना कुछ करना चाहेंगे, लेकिन वो ये भी देखेंगे कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का मूड क्या है। क्या वो अपने फॉर्मर आर्मी चीफ को किसी केस में इंडाइट होने देगी, उसको कितना प्रोटेक्ट करेगी, क्या खान साहब ये लड़ाई लेना चाहेंगे उनके साथ उस वक्त। क्योंकि हुकूमत में आने के बाद सारे, जब जो भी पॉलिटिकल पार्टी माजी में कोई भी बयान देती रही हो, जब हुकूमत में आते हैं तो वो इस तरह की लड़ाइयों से दूर रहते हैं, क्योंकि सारों ने माजी देख लिया है कि उसके बाद हुकूमतें चलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो देखना ये खान साहब ने फैसला करना है अमूमन छोड़ते तो नहीं है वो किसी, लेकिन देखना ये है कि क्या वो इस तरह की लड़ाई अपनी, क्योंकि उसकी कॉस्ट उनकी गवर्नमेंट हो सकती है, इस तरह की लड़ाई इनिशिएट करेगी। मुझे मुश्किल लगता है, मुझे लगता है कुछ चीजों को बायगॉन्स करके छोड़ देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये बहुत शुक्रिया। काशिफ बासी हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद बात करेंगे रऊफ क्लासेस साहब स्पेशल की, जो काबीना की अंदरूनी कहानी होती है। 14 फरवरी का ये काबीना इजलास है और इसके अंदर क्या मामला डिस्कस होते रहे, किसने किस पे तनकीद की, क्यों की, करेंगे कि इसी से लिंक्ड जो मुआशी सूरत हाल है बात करें। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस अब बात करेंगे 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस का बोझ जो है वो अवाम पे डाल दिया गया है। अब कल काबीना में ये तमाम इस चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई और काबीना की एक्सक्लूसिव स्टोरी जो होती है वो आपका स्पेशल एक वो होता है जिसमें आप बताते हैं कि क्या बातचीत होती रही। तो इस हवाले से क्या गुफ्तगू हुई और अब हुकूमत क्या करेगी, किस किस्म की तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ी इसहाक डार को, उन्होंने कैसे जवाब दिया? डार साहब ने मेरा ख्याल है अपने गले में ढोल जो है ना खुद बांधा है। तो बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों को, हालांकि आराम से बैठे थे, लंदन बैठे थे, कोई उन पे कोई बैगेज भी नहीं था। अभी अगर आपने वज़ीर ख़जाना बनना भी था तो आपको पता था कि 6-8 महीने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। मिफ्ता साहब, मैं भी बहुत उन पर तनकीद करता रहा, उनके दौर में बैंकों ने बड़ा लूटा है 70-80 अरब रुपये, जब डॉलर को उन्होंने जाने दिया, खुला जाने दिया और बैठ कर टस्वे बहाते थे टीवी पे। यह भी वेरी क्रिटिकल ऑफ हिम। लेकिन सवाल यह है कि आप इतना सारा उनके खिलाफ ये सारी कैंपेन चला रहे थे वहाँ से लंदन से बैठ के, और उनकी पॉलिसीज़ पे आप ये नुक्ताचीनी कर रहे थे, और बाद में आपने देखा जब उनको हटाया गया तो डार साहब जब आए थे खसूसी जहाज़ पर बैठ के आए थे, आपको याद होगा। बड़ी तनकीद भी होती उस वक्त उन पर कि जनाब ये देखें कि अच्छा खासा अस्करी इदारों का हेलीकॉप्टर है, उस अगर प्रोटोकॉल के साथ है। तो उन्होंने कहा जनाब कि मैं बस आ रहा हूँ, उसके बाद एक तलवार होगी और सारी चीज़ें मैं ठीक कर दूंगा। क्लेम्स थे, डॉलर इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा, 200 पे आ जाएगा जी, देख मार्केट ठीक होगी, सब कुछ ठीक हो गया। उन्होंने जो एक होता है ना ओवर कॉन्फिडेंस, और जिस तरह की उन्होंने शटअप कॉल दी थी IMF को, आपने देखी होंगी, हम मीर साहब के शो में एक दो दफ़ा कहा जी, उन्होंने मिफ्ता साहब को शटअप कॉल दी, उन्होंने सबको दी। उन्होंने कहा मुझे पता है कि इसको IMF को कैसे डील करना, मेरे पास 30 साल का तजर्बा है, आपके पास क्या है? वो जो है ना फिल्म का डायलॉग है ना अमिताभ बच्चन और उनका, मेरे पास माँ है, मेरे पास माँ है, तेरे पास क्या है? तो डार साहब ने कहा जी मेरे पास 30 साल का तजर्बा है, आप या मिफ्ता साहब आप क्या बेचते हैं? ठीक है जी आ जाएं। अब ये पता चला है कि ओवर कॉन्फिडेंस देखें जो इनकी स्ट्रेटजी थी, जो काम करने थे सितंबर में जो एग्री किए हुए थे मिफ्ता साहब ने, इससे पहले मैं कैबिनेट में हूँ क्योंकि इसी से मिलती जुलती गुफ्तगू वहाँ कैबिनेट में, और बड़ी बम्बार्डमेंट हुई है इन पे डार साहब पे कल के इजलास में, और स्पेशली पीपल्स पार्टी ने बड़ा लाठीचार्ज किया वहाँ पे कबीना इजलास में। तो उन्होंने जनाब कहा कि नहीं हमें इसकी IMF की ज़रूरत नहीं, हम IMF के बगैर ही हैंडल कर लेंगे। ये सऊदी अरब गए, UAE से बात की, चाइना से, उन्होंने कहा भाई साहब बेकारी साहब हमने आप लोगों को बहुत कुछ दे दिया, अपना जाएँ, जो IMF के साथ शराइत तय हुई है ना उनको करें। सो इन्होंने जो वहाँ पे डिले की है डार साहब ने, जिसकी वजह से आपके रुपीज़ पे प्रेशर बढ़ा है, आपके रिजर्व नीचे गए हैं। अगर सितंबर में स्टेप्स ले लिए जाते जो IMF कह रही थी तो बहुत सारा डॉलर का रेट आप रोक सकते थे, 230-240 पे रुक सकता था। आज जो 30-40 रुपये ऊपर गया है, ये उसकी मेन रीज़न ये है कि डार साहब का ओवर कॉन्फिडेंस जो है ये लेके उनको डूब गया है कि सिर्फ मिफ्ता साहब को इन्होंने दिखाना था, नीचा दिखाना था कि जनाब कि आप IMF के जरिए आप आना चाहते थे, इकॉनमी ठीक करना चाहते थे, मैं IMF के बगैर भी इकॉनमी ठीक कर लूंगा। वो नहीं हुई। अब वही काम जो 6 महीने पहले होना था, 5-6 महीने पहले, आप इन्होंने कल किया है। जब कैबिनेट इजलास में सारी चीज़ें पेश की गई हैं, सारा इन्होंने बिल शिल पेश किया, अब डेफिनेटली इनकी अपनी पार्टी है, डार साहब का अपना क्लाउड है, मियाँ साहब के समधी हैं, उनके रिश्तेदारी है, जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने उन पर अटैक भी किया था कि मियाँ साहब से, क्योंकि इनके रिश्तेदार है लिहाजा उनके पास वो जो दिल चाहे कह दें, जो करना चाहें।
तो कल जनाब वहाँ पे पीपल्स पार्टी के वजीरों ने लाठी चार्ज किया है, लाठी चार्ज वर्ची मतलब लाठी चार्ज वर्बल की मैं बात कर रहा हूँ। और डार साहब की वो क्लास ली की है कैबिनेट में जो इससे पहले नहीं ली गई, जो मेरे बड़े कंफर्म सोर्सेज बता रहा हूँ। और डार साहब के पास कोई जवाब नहीं था किसी भी बात का। इवन शहबाज शरीफ साहब एग्रीड विद इसके पीपल्स पार्टी के वजीरों के। इसमें हुआ यह कि उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब से कहा गया कैबिनेट में कि आप शुरू करें गुफ्तगू इसी पे, बिल्स पे, महंगाई पे, नए टैक्सेस जो लगा रहे हैं, आवाम तो पहले डूबी हुई है, मजीद आप 170 बिलियन रुपीज लेकर आ रहे हैं। अगर आप फेजेज में करते तो लोग शायद ऐसा ऐसा बर्दाश्त करते। आपने यकदम जो उन पर टैक्सेस लगाने हैं तो उसके रिएक्शन तो आने था, ऑलरेडी आपके लिए बड़े सारे मसाइल हुए। तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, उन्होंने कहा पहले मेरे वजीर बोल रहे, मैं फिर बाद में बात करूंगा। तो कमर जमा कैरा साहब बोले हैं, नवीद कमर साहब बोले हैं, इसके बाद शहरी रहमान साहबा बोली हैं, और इन्होंने खासी उन पे तनकीद की, स्पेशली शहरी रहमान साहबा का मुझे बताया गया है उन्होंने अच्छी खासी इनकी क्लास ली है। कुछ चीज़ें आपको नज़र भी आ रही होंगी सामने। तो उन्होंने यही कहा कि अगर आपके पास जो ओवरऑल, मैं एक व्यू बता रहा हूँ इंडिविजुअली किसी को कोट करते हुए, कि आपके पास कोई प्लान नहीं था इकॉनमी को बेल आउट करने का, या आपके पास कोई अगर विजन नहीं था, कोई आपको स्ट्रैटेजी नहीं थी, तो मतलब ये था डार साहब फिर उथू लंदन तो तुम इतने की करना है। और पंजाबी में कुछ और है, मैं अब वो तो नहीं कह सकता, मैं कहा एक और मुहावरा भी होता है कि की लैन ऐसी तुसी, तो उतो लंदन से फिर आप यहाँ क्या करने आए थे आप? अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, जो टाइम फ्रेम था आपने वो ज़ाय किया है। अच्छा, फिर आप ये कहते रहे, ये कैबिनेट की गुफ्तगू बता रहा हूँ इनके वजीरों की, कि आप ये कहते थे हम रियासत हम बचाने हैं, हमने सियासत की कुर्बानी दी। अगर आपने रियासत बचाई है, सियासत की कुर्बानी दी तो पूरी देते। आप आगे भी जाते हैं, पीछे भी जाते हैं स्टेप, फिर आप नहीं भी लेना चाहते लेते भी हैं, दरमियान में खड़े हुए हैं। आपको पॉलिटिकल कास्ट तो सबको ही है, उन्होंने कहा आपको भी हिट हुआ है, हमें भी हिट हुआ है। एंड अलॉन्ग साइड ये भी कहा कि जो तजावीज आपके पास मौजूद थी वो क्यों नहीं उसके ऊपर थी नहीं ना, तजावीज थी नहीं ना, इम्प्लीमेंटेशन वाली नहीं थी ना उनके पास, उन्होंने जहाँ पे वो की है। तो उस पे उन्होंने कहा ना आपके पास प्लानिंग की कोई नहीं है, आप इधर उधर चल। मतलब उसके बाद बिलावल भुट्टो ने बात की, उन्होंने कहा आप एक बात बताएं, हमारे पास बड़े अच्छे मौके थे दो चार, जो डार साहब का उन्होंने नाम लिया बगैर साहब, बात तो उन्हीं पे हो रही थी जो ज़ाय किए। मतलब 2 मौके बताए उन्होंने बिलावल साहब ने। उन्होंने कहा जनाब कि जनीवा में जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, वहां से हमने 8-9 अरब डॉलर इकट्ठे कर ले, बहुत बड़ा बूस्ट मिला आपकी इकॉनमी को। आप उसको कैश नहीं करवा सके जो करवाना चाहिए था आपको इकॉनमी के हवाले से, नंबर 1। चलो इसको भी छोड़ें। जो दूसरा बड़ा था, पाकिस्तान में इतना बड़ा फ्लड आया हुआ था, पूरी दुनिया आपको फंडिंग कर रही थी, आपने इस फ्लड को एक्सक्यूज बना के उसको IMF के सामने क्यों नहीं सेल किया? ये आपका काम था। उनको बताते हमारे लोग तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, हमारी तो उस रिहेबिलिटेशन हम प्रोसेस में से गुजरे, एग्रीकल्चर जो है वो बुरी मतलब तरह एग्रीकल्चर तबाह हुई, आपकी फिर आपके इनपुट्स जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हुए। आपने उन लोगों को कैल करने की बजाय कि IMF को इस पे लेकर आते कि भाई साहब मुल्क हमारा आधे से ज्यादा बर्बाद तबाह हो चुका है सैलाब की वजह से, हम दुनिया से डोनर के पास हम जा रहे हैं। इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि हम एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं है जो IMF के पास जा रहे हैं, हम एक क्रूशियल सर्कमस्टांसेस में है जब वी आर फाइटिंग विद द कैलेमिटी। क्लास साहब आपको रोकना पड़ेगा, ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद कुछ और भी कोई है कि इस पे एहसन इकबाल और साद रफीक ने क्या पॉइंट, ठीक है, नून लीग के जो वजीर हैं उनका क्या इसके ऊपर स्टांस था, ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब आप ब्रेक से पहले बता रहे थे कि नून लीगी वज़रा एहसन इकबाल, साद रफीक, इन्होंने भी बहुत क्रिटिसाइज किया, क्या कहा इन्होंने? हाँ, इन्होंने भी साफ ज़ाहिर मीटिंग जब देखा पीपल्स पार्टी के तमाम, जैसे मैंने कहा कैरा साहब थे, नवीद कमर थे, शहरी रहमान साहब थे, फिर बिलावल भुट्टो साहब थे, इन सब ने इन्होंने किया और इन्होंने कहा जी आपकी वजह से हमें भी पॉलिटिकल कास्ट देनी पड़ रही है। और जो फैसले बोल्ड करने थे डार साहब ने महज अपने चक्कर में मिफ्ता साहब को झूठा साबित करने के लिए मरवा दिया। मैं दूसरे लफ्ज़ों में तो साद रफीक और एहसन इकबाल साहब ने भी इन चीज़ों की सपोर्ट किया कि शायद जो हमें फैसले करने चाहिए थे उनमें डिले हुई है, उस सारी चीज़ें हुई हैं। 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें शहरी रहमान साहब ने यह कहा कि उसने कहा मज़े की बात यह है कि हमें जो काम करने चाहिए थे, एनर्जी का हमने यहाँ पे एक यहाँ प्लान दिया था कि 8 बजे दुकानें बंद करवा लेंगे ताकि बिजली की ये कंजप्शन जो उसको कम से कम किया जाए। उन्होंने कहा हालत ये है हमारी, हम ये ताजर हूँ या दीगर यहाँ इदारे हूँ, उनसे हमारी कोई रिट भी नहीं है, ताजरी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, सूबाई हुकूमतें भी हमारी बात मानने को तैयार नहीं, जी हम नहीं करते, जो आपने करने कर ले, हम नहीं बंद करवाएंगे 8 बजे के, ताजर नाराज़ हो जाएंगे। उनका ये कहना था, वाक़या सुनाया उन्होंने जो मुझे किसी सोर्स ने बताया। उन्होंने कहा कि मैंने जाना था वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में बाहर जाना था, तो मुझे स्नो के लिए उस पर ये बर्फबारी बाहर हो रही, शूज़ चाहिए थे। तो कहते मैंने एक अचानक टाइम देखा कि वो हो रहे 10 के करीब टाइम हो रहा था, मेरी फ़्लाइट थी सुबह की, तो मैंने कहा ये दुकानें बंद हो गई होंगी क्योंकि 8 बजे बंद हो जाती हैं। तो किसी ने कहा जनाब कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं, आप जहाँ सेंटोरस, उसने कहा मैं 11 बजे गई हूँ, ये कैबिनेट में बताया, तो सेंटोरस खुला हुआ था, बिल्कुल लोग आ रहे हैं, शॉपिंग हो रही, मैंने 11 बजे जाके वहाँ से शूज़ लिए। तो उनका ये कहना था कि ये चीज़ें अगर हम अपनी आके रेट भी नहीं हम ये कैम कर सकते, चलो सूबे नहीं मानते जी आपकी ना माने, इस्लामाबाद में तो आप ये काम करा के देखें। उन्होंने यहाँ भी कहा शहरी रहमान साहब ने, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को, कि आपने वहाँ पे ऑर्डर करवाए थे पंजाब में कि 10 बजे शादी के फंक्शन ये ख़त्म हो जाएंगे, आज भी होते हैं ख़त्म,
तो ये पॉलिसी आप यहाँ भी रख सकते थे, थोड़ी सी आपको सख्ती करनी पड़ेगी, आपके मुश्किलात हैं तो आप उसको बीट करें। प्लस शहरी रहमान साहब का ये भी कहना था कैबिनेट इजलास में कि ये मैसेज आवाम को नहीं जा रहा कि जो इलीट है पाकिस्तान के, जो वजीर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो भी कोई बर्डन ले रहे हैं, वो भी कोई तकलीफ का उनको एहसास है, वो भी अपने ऊपर कुछ अपने एक उसमें टैक्सेस दे रहे हैं या रहते हैं या पार्क्स प्रिविलेज जो हैं वो काम कर रहे हैं, उनको मैसेज जो है उनको भी नहीं जा रहा। मासेज को ये लग रहा है कि उसमें हम लोग बैठे हुए हैं, हम अपनी अयाशां कर रहे हैं, हमें आवाम से कोई फिक्र नहीं है, कोई उसकी दिलचस्पी नहीं है। सो डार साहब वाज अंडर एक उसके सीरियस वो क्लाउड पे एक उस पे थे, जैसे मैंने कहा लाठी चार्ज हुआ है। और प्लस उन्होंने यही कहा है कि अगर हुकूमत अपने रेट नहीं मनवा सकती, अगर फैसलों का इम्प्लीमेंटेशन आप जो है वो नहीं करवा सकते तो किस चीज़ की ये हुकूमत है। सो मोस्टली साहब सबसे अलार्मिंग बात ये कि अगर डार साहब वहाँ उस मीटिंग में, जो कि चंद लोगों की एक मीटिंग थी और जिसमें बहुत सारे उनके इत्तेहादी बैठे हुए हैं, वहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर सके अपनी पॉलिसी, नहीं कर तो सके। अवाम के सामने क्या मैंने पूछा जस्टिफाई उनसे करेंगे और क्या जस्टिफिकेशन होगी उनके पास? मेरी कैबिनेट के 3 वजीरों से बात हुई है, सही। तीनों से मैंने एक बात पूछी कि जब इतना बड़ा लाठी चार्ज किया है पीपल्स पार्टी ने किया, उनके अपने वजीरों ने किया है, डार साहब ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा जनाब अगर आप यकीन करें हमारी बात पे, डार साहब के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई बात नहीं, जो रिजर्व गिरे इधर उधर ऐ बैं शाई अल्फाज यूज किए उन्होंने, ऐ बैं शाई की है। अदरवाइज डार साहब वाज कंप्लीटली क्लीन बोल्ड बाय। जी, प्रोग्राम खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया है, क्लास साहब बनना है, इसके ऊपर बात मजीद होनी बनती है। और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इस तरह की सिचुएशन को जस्टिफाई नहीं कर सक रहे। बहरहाल प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।